तूने ब्रेड एंड बुटर सिस्टम के बारे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट फिक्स एक्सचेंज रेट और ब्रेड एंड बुटर सिस्टम के बारे में। आप लोगों में से बहुतों ने ब्रेड एंड बुटर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि ब्रेड एंड बुटर सिस्टम था क्या। तो एक बार मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने वाली हूँ कि ब्रेड एंड बुटर सिस्टम क्या था, और इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन से तो रूल एस्टैब्लिश किए गए, और जो ब्रेड एंड बुटर सिस्टम है वो आपका कोलैप्स क्यों हुआ था। देखिए, ब्रेड एंड बुटर सिस्टम जो है वो आया था 1944 में। पहली चीज कि ड्यूरिंग द लास्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस एक मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत थी, क्योंकि देश के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि जो ऑलरेडी चल रही मॉनेटरी पॉलिसी थी वो कामयाब नहीं थी, तो एक न्यू मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत थी। 44 कंट्रीज ने मिलके एक कॉन्फ्रेंस रखी। ठीक है, कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी? कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू हैम्पशायर में। ठीक है, न्यू हैम्पशायर में कॉन्फ्रेंस हुई थी बाय द 44 कंट्रीज उसके अंदर शामिल थे, और वहीं पे जो उसी इस सिस्टम को, ये जो सब मिलके कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी को हम ब्रेड एंड बुटर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एग्रीमेंट किए गए थे। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एग्रीमेंट क्या हुआ था? पहला इसके अंदर एस्टैब्लिश हुआ था आपका IMF और वर्ल्ड बैंक। तो इसके अंदर जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें IMF जो है, अब हम बात करेंगे फिलहाल सिर्फ IMF की, ना कि वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, तो जो एग्रीमेंट किया था IMF ने, उसमें क्या चीज हुई थी? वहां पे एक एस्टैब्लिश किया गया था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया था। अब इस सिस्टम के अंदर था क्या? तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो इस एग्रीमेंट के अंदर थे, उस रूल्स के हिसाब से क्या था कि जो USA था, USA वाज फिक्स पैरिटी ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ, कि जो USA वाज टू फिक्स पैरिटी ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। सो बेसिकली था क्या कि जो USA है वो एक फिक्स रेट पे डॉलर को एक्सचेंज करेगा, किसके साथ में? गोल्ड के साथ में। ठीक है, कि जो USA है वो एक फिक्स रेट डिसाइड कर दिया जाएगा, उस रेट पे वो डॉलर और गोल्ड को आपस में एक्सचेंज करेगा। तो ये कन्वर्टिबिलिटी डिसाइड हुई थी। जो अदर कंट्रीज थी उन्होंने पैरिटी डिसाइड की थी। कहाँ? अदर कंट्रीज की, जितने भी अदर कंट्रीज थी उनकी करेंसी कहाँ पे डिसाइड हुई थी? अगेंस्ट डॉलर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि अदर कंट्रीज की किससे डिसाइड हुई थी? डॉलर से। तो देखिए, डॉलर किससे हुआ था? गोल्ड से। अदर कंट्री किससे हुई थी? डॉलर से। तो अदर कंट्री ऑटोमेटिकली किसके साथ एक्सचेंज रेट पे आ गए? गोल्ड के साथ में। ठीक है, तो इसके अंदर था क्या? जो USA था, USA ने क्या किया था? USA ने कमिटमेंट की थी। किस चीज की कमिटमेंट की थी USA ने? कि वो एक फिक्स रेट पे डॉलर को एक्सचेंज करेगा विद द गोल्ड। तो ये USA ने की थी। अब अकॉर्डिंग टू द कमिटमेंट मेड बाय USA, जो क्या रेट एक्सचेंज हुआ था? वो रेट एक्सचेंज हुआ था 1 ounce। ओके, बेसिकली यू कैन से $35 पर आउंस। $35 पर आउंस। एक आउंस की वैल्यू आई थिंक अबाउट 28 पॉइंट समथिंग ग्राम्स ऑफ गोल्ड होती है। ठीक है, तो एक आउंस के बदले 35 जो डॉलर हैं वो वैल्यू फिक्स हुई थी। ये फिलहाल मैं आपको अब की बता रही हूँ, तब का भैया एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, बट ठीक है कि एक आउंस के बदले क्या वैल्यू? $35 की। तो ये USA ने कमिटमेंट की थी एक्सचेंज करने के लिए। अब एक दो चीजें और, कि जो ये फिक्स एक्सचेंज रेट है, अगर उसमें कोई चेंज करना हो, चेंज बेसिकली यहाँ पर फिक्स एक्सचेंज रेट था, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है उसके अंदर अगर वैल्यू चेंज होती है तो उसको या तो हम डीवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर वैल्यू को चेंज होना था, मीन्स चाहे डीवैल्यूएशन हो चाहे रीवैल्यूएशन हो, उसके लिए उन्हें कंसेंट लेना पड़ेगा IMF का। ठीक है, IMF का कंसेंट लेना पड़ेगा। अब IMF जो है, IMF कंसेंट किस बेसिस पे देगी? उसके फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम के बेसिस पे। अब ये जो फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम है, इसको हम क्या लिखेंगे? फंडामेंटल। जो ये फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम है, ये क्या है? ठीक है, फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम कोई ऐसा डिसाइड नहीं था कि ये है, लेकिन अगर हम बात करें कंडीशंस की, हम बात करें सिचुएशन की, तो फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम क्या था? ये था आपके पास में लार्ज डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर कोई कंट्री अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत ज्यादा डेफिसिट को फेस कर रही है, अगर किसी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत ज्यादा क्रॉनिक लार्ज डेफिसिट है, तो वो अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू कर सकते हैं, मींस अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन कर सकते हैं, ताकि वो अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन को इम्प्रूव कर सके। तो ये था फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है,
तो कंट्री को इस चीज के लिए किसी से कुछ कंसेंट लेने की या परमिशन बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। तो सिंपल था कि अगर कोई कंट्री बहुत ज्यादा डेफिसिट में है तो वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर सकते हैं। अब इसी के चलते जो इंडिया था, इसी के चलते जो इंडिया था उसने इन 1966 अराउंड 36.5% अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया था। ठीक है, क्योंकि जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट को फेस कर रही थी। तो 1966 में इंडिया ने अराउंड 36.5% अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया था। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुक गए थे, 1991 में अगेन इंडिया ने अराउंड 20% अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया था। क्यों? अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन को सुधारने के लिए। तो ये चीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी कंट्री बहुत ज्यादा डेफिसिट में, अगर उसके एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कम है तो उसको अपनी करेंसी को नीचे गिराना पड़ता है, उसकी वैल्यू को नीचे करना पड़ता है ताकि उसके एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हो, उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हो। अब देखिए, अंडर ब्रेटन वुड्स सिस्टम एक चीज नोट करने के लिए ये है कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंदर किसी भी कंट्री को अगर अपने एक्सचेंज रेट को मेंटेन रखना है तो पहली चीज तो ये कि वहां के गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट या फिर उनके सेंट्रल बैंक को इंटरफेयर करना जरूरी है। दूसरी चीज कि उनको अदर कंट्रीज की जो करेंसी है या फिर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है उनका रिजर्व उनके पास होना चाहिए। तो प्रीवियसली जैसे गोल्ड था, उसके बाद जो यूएस की करेंसी यानी कि डॉलर था वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी बन चुका था। तो कंट्रीज को अपनी एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए पहला गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि उनको अदर कंट्रीज की करेंसीज का रिजर्व, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसीज का रिजर्व उनके पास होना चाहिए। अब देखिए, अब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गवर्नमेंट किस तरीके से अपने एक्सचेंज रेट को मेंटेन करती है। अब देखिए, पहले यहां पे हम ले रहे हैं आपका यूएस डॉलर, नंबर ऑफ यूएस डॉलर, और यहां आपके पास में है रुपीस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डॉलर, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि गवर्नमेंट ने फिक्स एक्सचेंज रेट डिसाइड कर दिया। ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व। तो गवर्नमेंट का इक्विलिब्रियम कौन सा हो गया यहाँ पे? ये हो गया आपका O, ये हो गया आपका R। ठीक है, अब गवर्नमेंट का इक्विलिब्रियम कहाँ है आपका? ये है आपका E लेवल पे। ठीक है, तो ये आपका रेट चल रहा है यहाँ तक अभी तक। अब देखिए, अब मान के चलिए कि यूएस में रिसेशन आ जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज कि यूएस में आ गया रिसेशन। अब यूएस में रिसेशन आने की वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने इंपोर्ट को कम कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने अपने इंपोर्ट को अगर कम कर दिया तो अल्टीमेट इफेक्ट किस चीज के ऊपर पड़ेगा? इंडिया का बेसिकली एक्सपोर्ट कम हो गया। अब इंडिया का एक्सपोर्ट कम होने की मतलब क्या है कि जो सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर है वो डिक्रीज हो गई है। सप्लाई यूएस डॉलर की डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? देखिए, आपका जो सप्लाई कर्व है वो क्या होगा? जो आपका सप्लाई कर्व है उसका क्या होगा? वो आपका लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, जो सप्लाई है इसको मैं डैश ले लेते हैं, जो सप्लाई कर्व है वो आपका क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। देखिए, इंपोर्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं आया, डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें यूएस के साथ में तो सिर्फ यहाँ पे यूएस ने अपना इंपोर्ट कम किया है, अभी डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं है किसी भी चीज का। क्यों? सप्लाई ऑफ डॉलर कम हुआ है, ठीक है, ना कि डिमांड। क्यों? इंपोर्ट तो अभी भी वो चीज चली रही है क्योंकि रिसेशन कहाँ है? यूएस में आया है, तो सप्लाई के ऊपर फर्क पड़ा। अब देखिए, इसकी वजह से जो पहले आपका कितना हो रहा था, पहले आपका RE लेवल पे थी सप्लाई, कितनी चल रही थी पहले? RE लेवल पे थी। अब सप्लाई इसको हम ले लेते हैं L पॉइंट। अब सप्लाई आपकी घट के कितनी हो गई है? RL हो गई है। ठीक है, सप्लाई कम हो गई आपके पास में। अब देखिए, अब हमारा जो नया इक्विलिब्रियम है वो कितना हो गया आपका? OR डैश। अब देखो एक चीज क्या हुआ है यहाँ पे, समझ आई आपको कि ये था आपका सप्लाई कर्व, ये था आपका डिमांड कर्व। हमने जो सपोज किया था कि अगर यूएस के अंदर रिसेशन आ जाता है, अगर वो अपने इंपोर्ट को कम कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? बेसिकली इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो गया। इंडिया का एक्सपोर्ट कम होने का मतलब है सप्लाई ऑफ डॉलर कम हो गया। सप्लाई ऑफ डॉलर कम होने की वजह से ये जो सप्लाई कर्व है वो आपका शिफ्ट कर गया लेफ्ट साइड में, लेकिन डिमांड तो एज इट इज है, डिमांड के ऊपर थोड़ी ना कोई फर्क आया है। ठीक है, अब जो सप्लाई थी वो आपकी RE लेवल पे थी और अब कितनी हो गई है? RL लेवल पे हो गई है, सप्लाई आपकी कम हो गई है। अब अल्टीमेटली इन सबकी वजह से होगा क्या? हुआ क्या यहाँ पे? जो डॉलर है आपका, देखो डिमांड एज इट इज चल रही है,
डिमांड चल रही है डॉलर की डिमांड अब भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई हो गई कम, डिमांड हो गई ज्यादा ऑफ डॉलर की डिमांड होने की वजह से क्या होगा, डॉलर अप्रिशिएट कर जाएगा। इंडियन रुपी की जो वैल्यू है, इंडियन रुपी की जो डिमांड है वो कम हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका रुपी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इफेक्ट। अब अगर गवर्नमेंट को अपने एक्सचेंज रेट को या फिर अपनी एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना है और अपनी करेंसी को डीवैल्यू होने से बचाना है, तो उनको अपने रिजर्व में से यूएस डॉलर को सेल करना पड़ेगा, यूएस डॉलर को मार्केट में निकालना पड़ेगा, सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, ताकि उनका जो एक्सचेंज रेट है वो मेंटेन हो जाए। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने अपने हाथ पैर नहीं मारे, गवर्नमेंट ने मेहनत नहीं की, तो जो रुपी डीवैल्यू हो रहा है वो होता रहेगा। देश की जो वैल्यू है, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पहले ही इतनी खराब है और वो और खराब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कोलैप्स इन ब्रेटन वुड्स सिस्टम की। जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है वो कोलैप्स किस वजह से हुआ। अब एक चीज देखिए, जब ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम था उस वक्त जो डॉलर है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी बन चुका था। ठीक है, पहले गोल्ड था, तो जो ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम चल रहा था उस वक्त पे जो गोल्ड था वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी बन चुका था। उसके रीजंस क्या थे? उसके रीजंस एक तो ये थे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में जो अमेरिका, जो यूएस था, वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, यानी कि आप वन ऑफ दी नहीं, अब ये कह लो कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी में से था, तभी डॉलर को एक्सेप्ट किया गया था इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी। दूसरी चीज ये थी कि उसके पास जो है वो गोल्ड का रिजर्व बहुत ज्यादा था। ठीक है, कि जो यूएस था उसके पास जो गोल्ड का रिजर्व है वो अच्छा खासा था। ठीक है, तो ये जो उसका टाइम पीरियड था, जब ये 1944 में शुरू हुआ था ब्रेटन वुड्स सिस्टम और ये चला था 1971 तक, तो जो यूएस था वही गोल्ड के बदले में वही कन्वर्ट करके दे रहा था डॉलर को गोल्ड के साथ में। ठीक है, लेकिन जो ये 1960s का टाइम था, उस टाइम पे जो यूएस की इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा डगमगा गई थी। ठीक है, ड्यूरिंग 1960s आप कह सकते हैं कि जो यूएस की इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा डगमगा गई थी। हुआ क्या था उस वक्त पे कि जो यूएस था उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर काफी ज्यादा डेफिसिट हो गया था। ये ड्यूरिंग 1960s की हम बात कर रहे हैं, 50s to 60s की हम बात कर रहे हैं कि जो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसके अंदर काफी ज्यादा डेफिसिट हो गया था। अब डेफिसिट होने की वजह से क्या हो रहा था, डेफिसिट होने की वजह से जो यूएस थे उसने अपने गोल्ड को सेल करना स्टार्ट कर दिया। उसके पास जो गोल्ड का रिजर्व था वो सेल करना उसने स्टार्ट कर दिया। अब जो जिनके साथ ये ट्रांजैक्शन चल रहे थे, जनरली उनमें आ रहे थे आपके जर्मनी और जापान, जो ये जो दो कंट्रीज हैं उनका कुछ ज्यादा ही चल रहा था। ठीक है, तो यूएस ने अपने डॉलर को सेल करना स्टार्ट कर दिया था, डॉलर के गोल्ड को स्टार्ट कर दिया था। और देखो, एक लिमिट तक ही कोई चीज हो सकती है। गोल्ड है, असट है, खत्म एक टाइम के बाद में। तो यूएस का क्या हुआ, गोल्ड गया, यूएस के डॉलर्स चले गए। ठीक है, तो यूएस जो था वो धीरे धीरे आपका डाउन चला गया, उसके रिजर्व्स खत्म हो गए और अल्टीमेटली इंक्रीज किसके पास हो गया था, जर्मनी और जापान के पास। तो यूएस के पास उसके जो रिजर्व थे सारे के सारे खत्म हो गए। तो अल्टीमेटली जो यूएस ने अपनी कमिटमेंट की थी कि वो गोल्ड से अपने डॉलर को एक्सचेंज करेगा, यूएस अपनी उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कमिटमेंट करने के लिए उसके पास रिजर्व होना चाहिए। उसके पास डॉलर गोल्ड के रिजर्व थे ही नहीं, तो वो कमिटमेंट को कहां से पूरा करेगा। कमिटमेंट पूरा ना करने की वजह से जो यूएस था उसने अपनी कमिटमेंट को विड्रॉ कर लिया, वापस कर लिया। कब वापस कर लिया? 15 अगस्त 1971 को। ठीक है, तो जो यूएस थी उन्होंने अपनी कमिटमेंट को वापस ले लिया और यहीं पे आपका ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसके अंदर ये रूल रेगुलेशन जो सारे बनाए गए थे वो खत्म हो गए, ब्रेटन वुड्स सिस्टम आपका खत्म हो गया। तो ये था आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और फिक्स एक्सचेंज रेट अंडर ब्रेटन वुड्स सिस्टम की। जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंदर रूल रेगुलेशन किस हिसाब से बनाए गए थे, फिक्स एक्सचेंज रेट को लेके कैसे वहां पे प्रोसेसिंग हुई और किस तरीके से आपका ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है वो खत्म हो गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।